नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अगस्त 2024 से संबंधित, बिहार से संबंधित वो सभी प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की जो बिहार स्पेशल की जो श्रृंखला है, अगर आप लोग इसे रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं तो मैं ये आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, इस सीरीज को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तकरीबन 1 घंटे का वीडियो होता है और उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन महीने भर की होती है। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में अगस्त 2024 से संबंधित वो सभी तथ्यों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। अपेक्षाकृत आज के इस वीडियो में अगस्त महीने वाले में प्रश्नों की संख्या, मतलब जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो पिछले मंथ की अपेक्षा थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी कंटेंट में कोई कमी नहीं है, भरपूर यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें आपके समक्ष रहेगी सभी को ध्यान से समझना, पढ़ना ही याद रखना है। अच्छा, आपको बतला दूं कि सभी जो हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स और खास करके आगामी 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज जो है, वो तमाम चीज़ें बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको फायदा ये है कि इसमें 40 फुल लेंथ टेस्ट है, 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है, ये ऑन गोइंग है। लेकिन आप जब भी इसे ज्वाइन करेंगे आपको पिछला सारा टेस्ट मिल जाएगा। ये आपकी तैयारी का बेहतरीन तरीके से मूल्यांकन करेगा। आप ये जान पाएंगे कि प्रिपरेशन का जो स्तर है आपका आगामी एग्जाम को देखते हुए वो कैसा है। तो एक कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही कोर्स को आपको परचेज करना है। ये बीपीएससी वाला कोर्स है, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन। आप जब डाउनलोड करेंगे तो वहां से इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसी कोर्स में करंट अफेयर्स का भी कोर्स आपका इंक्लूडेड है। करंट अफेयर्स के हमारे जितने भी नोट्स आते हैं, चाहे वो डेली हो, मंथली हो और ईयरली, ये सभी नोट्स 2023 से जो आपका छूट चुका है, एक तो पिछला आपको सारा मिल जाएगा और जिस तिथि को आप ज्वाइन करेंगे तब से अगले 1 साल तक एकदम निरंतर में, मतलब निरंतर तरीके से यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ये कोर्स की ये विशेषता है। और तमाम पीडीएफ फाइल, अभी तो अगस्त तक का अपडेट किया गया है, सितंबर जब समाप्त होगा तो सितंबर वाला भी वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो तमाम पीडीएफ फाइल जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, ये सभी पीडीएफ फाइल प्रिंटेबल है। आप उसे प्रिंट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी से ज्वाइन किए हुए हैं कोर्स को, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन की अब हम शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत हाल ही में पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज के तहत राशि जारी की गई रिसेंटली। हमने यहाँ पर प्रश्न बिहार के संदर्भ में रखा है, क्योंकि बिहार को लेकर ही ये वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि डेली करंट अफेयर्स वाली जो क्लास चलती है उसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का आपको संग्रह मिलता है, तो वो भी आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें, जो पहली किस्त के रूप में राशि जारी की गई या फिर राशि आवंटित की गई है, इसका जो राइट आंसर ये होगा 3,651 करोड़ रुपये। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना, समझना है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके समक्ष रहेगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। अब इस बजट में बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत स्पेशल पैकेज के रूप में 58,900 करोड़ रुपया फंड देने का प्रावधान किया गया। कुल जो प्रावधान किया गया वो 58,900 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज है बिहार के लिए। लेकिन इसके तहत जो रिसेंटली ये खबरों में है, दरअसल आपको ध्यान रखना कि पहली किस्त के रूप में हाल ही में 3651 करोड़ रुपया जारी किया गया है। हालांकि पहली किस्त के रूप में 5532 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन आने वाले दिनों में ये राशि जारी किया जाएगा। इतना करना था लेकिन किया गया कितना, 3651 करोड़ रुपए। ये आंकड़े यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके ये वाला जो कुल राशि आवंटित करने या फिर जो फंड देने का प्रावधान किया गया है। अच्छा, इस बजट में बिहार को लेकर बहुत घोषणाएं हुई है। खास करके बिहार के सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई और इसके अतिरिक्त 21,000 करोड़ रुपए के पावर प्लांट की घोषणा की गई है।
ये तमाम बातें जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बाकायदा इसको लेकर एक वीडियो हमने आपको दिया था। केंद्रीय बजट 2024-25 में जो बिहार को लेकर जो प्रमुख घोषणाएं हुई है, वो तमाम बातें यहाँ पर चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। हमने डिटेल में ये चीजें आपको बतलाया है। इसका पीडीएफ फाइल आप एप्लीकेशन से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको जानकारी दे दूं, इस बजट में बिहार को लेकर जो घोषणाएं हुई है, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। नालंदा को एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए या फिर प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए बिहार सरकार को या फिर बिहार को पूर्ण सहयोग करेगी केंद्र सरकार। अच्छा, बिहार की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,400 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किए जाएंगे। और इन सब में ये वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर और बोधगया से दरभंगा तक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजगीर में जैन तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। इस वीडियो में ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्रेस वे की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए एक बात ये ध्यान रखिएगा, अभी बिहार का जो पहला एक्सप्रेस वे बन रहा है वो आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे है, जो कि आमस औरंगाबाद में एक स्थान है। वहां से दरभंगा के बीच ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, पहला एक्सप्रेस वे है। 3 बनाए जाने की घोषणा बजट में हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर बात कर सकते हैं, 1 का कार्य प्रगति पर है और 3 की घोषणा हुई है। अच्छा, ये तो रही बात इस बजट में बिहार को लेकर के, बिहार के संदर्भ में। लेकिन केंद्रीय बजट को लेकर 35 प्रश्नों का टॉप मोस्ट प्रश्न जो है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ये सभी हमने वैसे प्रश्नों को शामिल किया है जो इस बजट से एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सूची में आप रख सकते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज होने की प्रबल संभावना बनती है। तो हर तरीके से यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बात यहाँ पर ये आपको बतला दूं कि यहाँ पर तिथि हमने डाला 28 और 29 जून 2024 को बीपीएससी हेडमास्टर वाला एग्जाम आयोजित हुआ था। वहां पर इस बजट से, यानी कि इस बजट से नहीं बल्कि बजट से संबंधित 5 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए थे। लेकिन समस्या वहां पर यह थी कि वो जो प्रश्न पूछा गया था, अभी तो देखिए 2024-25 को लेकर बजट पेश हुआ है और जब एग्जाम आयोजित हुआ था ये बजट पेश नहीं किया गया था। तो संभावना यहाँ पर यह थी कि 2023-24 वाले बजट से प्रश्न बनता, लेकिन ये जो पांचों प्रश्न है वो 2022-23 के बजट से पूछा गया था, यानी कि एक वित्त वर्ष पिछले का पूछा गया था। इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। आपको हमने कई बार बोला है कि जो चीजें खबरों में है उनसे संबंधित मिलते जुलते फैक्ट, चाहे वो 1 से 2 साल पुराना क्यों ना हो, वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तभी जाके आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान आपको रखना है। अभी जो बीपीएससी का बदलता हुआ स्वरूप है, इसके अकॉर्डिंग आपको भी चलना है। देखिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में तैयार किया गया बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्ध। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो लोग डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस को फॉलो करते हैं, आप सभी ये जो प्रश्न आपके समक्ष गुजर रहा है, आप लोगों को मालूम होगा ये चीजें आपने पढ़ा है। वहीं से बिहार के प्रश्नों को यहाँ पर हमने रखा है। देखिए, अगर हम बात करें इस कंप्यूटर की, यानी कि एआई आधारित सुपर कंप्यूटर की, तो आपको ध्यान रखना है कि परम बुद्ध इसका नाम है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लैस सुपर कंप्यूटर पटना स्थित सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि सीडेक द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार में कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में यह अब तक का या फिर युग है, ये एक सबसे बड़ा कदम है। और इसके माध्यम से या फिर इसकी मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पुलिसिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े शोध को सफल तरीके से करने पर जो मतलब इसमें प्रक्रिया होती है उसे सफल तरीके से संचालित करने में प्रकार से मदद मिलेगी। तो ये बिहार का आपको ध्यान रखना है पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है परम बुद्ध। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको ये बता दूं, इसके निर्माण पर करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखिए, यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी यह है कि परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसे वर्ष 1991 में सीडेक द्वारा तैयार किया गया था, जिसके डायरेक्टर थे डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। बिहार के संदर्भ में जो बात हमने यहाँ पे बतलाया, पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम बुद्ध।
अच्छा, इसी तरह की एक जानकारी हमने आपको दिया था, बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जिसे कि सिमेश समूह द्वारा लॉन्च किया गया था। आई थिंक आपको मालूम होगा, आपको याद होगा, हमने बतलाया था उसका नाम था या फिर है सुमेध, आप लोगों को मालूम होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर बात हो रही परम बुद्ध, तो यहाँ पर देखिए बुद्ध शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ऐसे में यहाँ पर आपको बतला दूं, भगवान बुद्ध की अगर हम चर्चा करें, ये एक हॉट टॉपिक हो जाता है, खास करके यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये चीजें आपको पहले बतलाई गई है, उसमें आपको मैं दोहरा दूं पुनः से कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बौद्ध संगतियां हैं, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। 4 बौद्ध संगति कई स्रोत में आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसके अतिरिक्त आपको ये बता दूं कि 5वीं बौद्ध संगति का भी जानकारी आपको कई स्रोतों में मिलेगा। ये कहा जाता है कि हर्ष के शासन काल में ये आयोजित हुआ था। फिलहाल ये 4 बौद्ध संगति आपको ध्यान रखना, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, ये तीसरा वाला कुछ ज्यादा बार ही पूछा गया है। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये सभी की ईस्वी लिखी गई है, किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे लिखा गया। लेकिन ये वाला जो चतुर्थ बौद्ध संगति है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। ये पहला ऐसा बौद्ध संगति था जिसमें अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त उपाध्यक्ष के पद का भी सृजन हुआ था, जो कि अश्वघोष थे। ये चीजें यहाँ पर बौद्ध संगतियों को लेकर आपको ध्यान रखना है। हालांकि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारे पॉइंट आपके समक्ष हमने रखा है। जो भी प्रश्न बने हैं बौद्ध धर्म से संबंधित अब तक एग्जाम में, यही 20 से 30 पॉइंट से बने हैं, और आने वाले समय में भी यही से प्रश्न बनेंगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो यही सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, सभी को एक प्रकार से ध्यान रख लीजिएगा। आते हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया। देखिए इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा, कुल मिला के 23 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। ओवरऑल इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी। अब इसको लेकर जानकारी मैं आपको दे दूं, 78वां स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष 2024 में मनाया गया है, और इस अवसर पर बिहार पुलिस के 5 पुलिस कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड, 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, तथा इसके अतिरिक्त 16 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया। तो इसे आप काउंट कर लीजिए, 16, 2, 18 और यहाँ पर 5, तो कुल मिला के संख्या हो गई 23। तो कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो 23 पदक बिहार को मिला है। देखिए अब यहाँ पर आपको बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस जो 2024 की अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस और साथ साथ सुधारात्मक सेवाओं के 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पूरे भारत से जो मतलब अधिकारियों को या फिर कर्मियों को सम्मानित किया गया, ये कुल पुरस्कारों की संख्या 1037, ये ध्यान रखिए, जिनमें वीरता के लिए 213 पदक दिए गए, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की संख्या 75 रही, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की हम बात करें तो 729। टोटल आपको यहाँ पर यह जानकारी ध्यान रखना है, और इनमें और भी कई सारी कैटेगरी, जैसे कि ये दृष्टिकोण से हम बात करें तो सबसे ज्यादा 52 वीरता पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ को दिए गए। इसके बाद वीरता के लिए 31 पुलिस पदक जम्मू कश्मीर के नाम रहा दूसरे स्थान पर। तो ओवरऑल यहाँ पर 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जो सम्मानित पुलिसकर्मी या अधिकारी हैं, उनको लेकर ये इंफॉर्मेशन थी। विशेष तौर पर बिहार के संदर्भ में ये बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट आते हैं चौथे प्रश्न पे। प्रश्न है कि 1 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर पुरस्कार मिला है। देखिए 1 से लेकर 3 अगस्त तक ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ था युग युगिन भारत संग्रहालय पर। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य संग्रहालय सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का जो पुरस्कार मिला ये बिहार को मिला। अगर आप लोग बिहार यहाँ पर टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर है, चौथे नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर 5वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, जिसकी आधारशिला नीतीश कुमार के द्वारा 2 वर्ष पूर्व ही रखी गई थी।
देखिए ककोलत जलप्रपात के बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे बखूबी। ये बिहार के नवादा जिले में है। आप लोग इसका आंसर किए होंगे नवादा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए। यहाँ पर दो चीजें याद आपको रखनी है, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया और किस तिथि को किया गया। अच्छा एक बात और भी, यहाँ पर जो प्रश्न हमने लिखा है कि किस जिले से संबंधित है, तो नवादा, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि बिहार में जन्मे निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा शटलर को हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। देखिए सबसे पहले तो इसका राइट आंसर जानिए। इनका नाम है प्रमोद भगत, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रमोद भगत बिहार के वैशाली में जन्मे हैं, लेकिन पैरा बैडमिंटन में ये उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इन्हें निलंबित किया और इन्हें सबसे बड़ा जो खास करके नुकसान हुआ, ये पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भाग नहीं ले पाए। अच्छा यहाँ पर हमने शायद लिखा भी है कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन में आपको दिखेगा 18 महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया या फिर निलंबित किया गया है। देखिए हाल ही में 13 अगस्त 2024 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF ने भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रमोद भगत को तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारी मेडल इन्होंने अपने नाम किया है, बहुत सारी उपलब्धियां इनके नाम है। अगर ये बिहार का प्रतिनिधित्व करते तो बहुत सारा मेडल ओलंपिक में पैरालंपिक में बिहार को मतलब मिलता, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, उड़ीसा का। ये यहाँ ध्यान रखना है। देखिए BWF ने प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया है और इस वजह से वे पैरालंपिक गेम्स 2024 में भाग नहीं ले पाए। ये बहुत बड़ा नुकसान रहा इनके नाम, अन्यथा एक मेडल जरूर भारत को मिलता। देखिए प्रमोद भगत से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको समझना है। प्रमोद भगत का जन्म हाजीपुर में हुआ। अच्छा हाजीपुर बिहार में कोई जिला नहीं है बल्कि वैशाली जिला है। वैशाली जिले के हाजीपुर के निवासी हैं। हालांकि पैरा बैडमिंटन में वे उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। उनका जन्म 4 जून 1988 को बिहार के हाजीपुर में हुआ था। देखिए प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था और भारत को गौरवान्वित किया था। ये ध्यान रखिए, भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। यानी कि जो टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स गेम्स था वहां पर इन्होंने, प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। इंपॉर्टेंट है। और अच्छा यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इसका शुभंकर था, जैसे कि 2024 में खास करके अगर हम बात करें पेरिस पैरालंपिक की या फिर ओलंपिक की, तो इसका जो थीम था, जैसे ओलंपिक का ओलंपिक फ्रिज और पैरालंपिक का पैरालंपिक फ्रिज, लेकिन 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुआ था उसमें ओलंपिक का थीम था मैरितोवा और जबकि पैरालंपिक का था सौमिति। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा बात यहाँ पर जो हो रही है पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक और खास करके टोक्यो ओलंपिक, जो खास करके इन दोनों संस्करण की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक अपने नाम किया था, लेकिन ये जो 2024 वाला पेरिस ओलंपिक है यहाँ पर भारत ने 6 ही पदक अपने नाम किया है और 71वां स्थान प्राप्त किया है। और इन 6 पदकों में 1 सिल्वर भारत को मिला और 5 कांस्य पदक मिला। यहाँ पर भारत को गोल्ड मेडल मिल जाता अगर नीरज चोपड़ा थोड़ा सा नहीं चूकते, क्योंकि जेवलिन थ्रो में खास करके अगर हम बात करें तो भारत का एक मेडल खास करके गोल्ड मेडल पक्का था, लेकिन वो पाकिस्तान को मिल गया। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा भारत के पदक विजेताओं की बात करें टोक्यो ओलंपिक 2024 में, तो ये नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम की है, पुरुष हॉकी टीम। ये 2020 वाला भी जो ओलंपिक खेल था वहां पर भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। ये कांस्टेंट दूसरा वर्ष है जहां पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मतलब ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। देखिए अगर हम बात करें इस ओलंपिक की तो शीर्ष देशों में पहले स्थान पर अमेरिका रहा 126 पदक के साथ, फिर चाइना 91 पदक के साथ, फिर जापान रहा 45 पदकों के साथ। अपना भारत पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में 71वें स्थान पर रहा है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। अच्छा ये जो ओलंपिक की बात कर रहे हैं ये 33वां संस्करण था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, पेरिस ओलंपिक वाला।
अब यहाँ पर देखिए पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसका आयोजन कब हुआ? तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया और यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण है और इसका उद्घाटन समारोह सीन नदी में आयोजित किया गया। और ये ओलंपिक के इतिहास में, यहाँ पर उस पॉइंट को हमने लिख भी दिया है कि ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में आयोजित न होकर बल्कि एक नदी में आयोजित किया गया, सीन नदी में। और ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि सीन नदी से संबंधित बीपीएससी एग्जाम में एक दफा पहले भी प्रश्न पूछा गया था कि पेरिस जो बसा है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो सीन नदी के किनारे, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यह तीसरी बार है जब पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किया है। इससे पहले वर्ष 1900 में, फिर 1924 में किया था, रिसेंटली 2024 में। अब यहाँ पर देखिएगा पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है 2024 का, यह है ओलंपिक फ्रिज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई जो जानकारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आप लोग बाकायदा इसका एक नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, चाहे एक ही प्रश्न, लेकिन ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी कड़ी में एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में कितने खिलाड़ी शामिल थे। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जो ये पेरिस ओलंपिक आयोजित हुआ, इसमें भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा था और पूरी कंप्लीट जो 117 खिलाड़ियों की जो खास करके विभिन्न राज्यों से सूची है उसका वर्णन यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बिहार के संदर्भ में मैं आपको जानकारी दे दूं, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह है। ये पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में मतलब शामिल थे, शूटिंग स्पर्धा में। हालांकि कोई भी मेडल इन्होंने अपने नाम नहीं किया। समझने वाली बात यहाँ पर यह है, एक इम्पोर्टेंट जानकारी, अगर हम भारतीय दल में बिहार के एथलीट की बात करें तो ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में एक नाम श्रेयसी सिंह जो कि जमुई से संबंधित, जबकि पैरालंपिक की बात करें तो बिहार से भारतीय दल में शैलेश कुमार जो कि वो भी जमुई से ही संबंधित। हालांकि दोनों ने एक भी मेडल अपने नाम नहीं किया, लेकिन बिहार के लिए गर्व की बात यह है कि बिहार से भी एक एक एथलीट इस ओलंपिक और पैरालंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस वाले पॉइंट में वही सारी जानकारी हमने बिहार को लेकर दिया है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 2020 वाला जो ओलंपिक गेम्स था वहां पर अमेरिका उसमें भी पहले स्थान पर रहा था, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे पर ब्रिटेन और अपना भारत रहा था 48वें स्थान पर। खास करके मेडल जो टैली होता है उसमें गोल्ड मेडल का बहुत अहम स्थान होता है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में खास करके जो 6 मेडल अपने नाम किया, फिर भी वो पाकिस्तान से पीछे है क्योंकि पाकिस्तान ने केवल एक ही मेडल जीता था और पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, फिर भी वो भारत से ऊपर रहा। तो गोल्ड मेडल का जो खास करके जो वैल्यू है वो अधिक होता है। चलिए ये सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हम आते हैं छठे प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है कि राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला यानी कि बर्ड एवियरी बनाई गई है। सितंबर महीने में इसका उद्घाटन किया गया या फिर किया जाएगा। बताएं कि इस पक्षीशाला में देशी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है। देखिए डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हमने बाकायदा ये तस्वीर भी आपको दिखलाया था कि किस प्रकार से उसका निर्माण हो रहा है, तस्वीर के माध्यम से आपने देखा होगा। और यहाँ पर खास करके जो राजगीर में बनाया जा रहा है, इसमें देशी विदेशी पक्षियों की 100 से अधिक प्रजाति रखने का व्यवस्था किया गया है। अगर आप यहाँ पर सी को आंसर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए प्रत्येक वर्ष ये झांकी निकाली जाती है और इस वर्ष 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान पटना में कुल 13 विभागों की झांकी निकली है और पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। विभागों को लेकर जो पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रथम पुरस्कार जो मिला है ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को मिला है। द्वितीय पुरस्कार मिला है जीविका को। तृतीय पुरस्कार मिला है उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा को। अतः तीनों विकल्प यहाँ पर सही है। उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाता है।
देखिए 13 विभागों की जो झांकी निकाली गई उनमें कम से कम इन 3 को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है। उसका वर्णन यहाँ पर भी हमने कर दिया है। ये प्रथम 3 पुरस्कार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त बेस्ट परेड प्रोफेशनल का जो पुरस्कार है ये एसटीएफ को मिला। और एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पटना में 18वीं बार तिरंगा फहराया, जो कि बिहार के अब तक के इतिहास का ये सर्वाधिक बार है। इससे पहले सबसे अधिक बार जो 14 बार का रिकॉर्ड था वो मुख्यमंत्री खास करके बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था। 14 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान पटना में। ठीक है, तो लेकिन ये अब जो रिकॉर्ड है 18 बार का ये नीतीश कुमार के नाम हो चुका है। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, रिसेंटली नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। आइए उसको लेकर कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अच्छा, यहाँ पर वही जानकारी आप देख रहे हैं जो अभी इस स्लाइड में आपने देखा है, उसी का जिक्र यहाँ पर अलग से किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक जानकारी चलिए मैं आपको ये बता दूं। देखिए यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन अगर एग्जाम में आप ये याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, तो समझिए कि एक अंक आपका हाथ से चले गया। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार। अच्छा, जीविका की बात हुई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीविका की शुरुआत किसके सहयोग से हुई थी, कब हुई थी, तो विश्व बैंक की सहायता से 2006-7 में इसका मतलब स्थापना किया गया था। विश्व बैंक से ही लोन लेके, यानी कि वर्ल्ड बैंक से। ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अगर हम बात करें बतौर प्रधानमंत्री सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने का जो रिकॉर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम अब भी बरकरार है। इन्होंने 17 बार तिरंगा फहराया है। लेकिन दूसरे स्थान पर इनकी पुत्री इंदिरा गांधी 16 बार। अच्छा, रिसेंटली 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी 11वीं बार तिरंगा फहराए और वो तीसरा स्थान हासिल किया, क्योंकि तीसरा स्थान पर अब तक मनमोहन सिंह थे 10 बार के साथ, लेकिन तीसरे स्थान पर अब पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। तो बतौर प्रधानमंत्री को लेकर ये जानकारी है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बतौर मुख्यमंत्री अगर हम बिहार की बात करें या फिर ओवरऑल बात करें तो सर्वाधिक 18 बार का रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के नाम। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान ये बिहार की प्राचीन संस्थान को पुनर्जीवित करने की बात कही है। और इस तरह के भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना, राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। आपको बता दूं कि रिसेंटली नए तरीके से जो नया परिसर का इसका उद्घाटन हुआ है, रिसेंटली किया गया है। अब ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नए परिसर का नए तरीके से उद्घाटन कब किया गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, एक सेकंड, वो चीजें तो मैंने एक्सप्लेनेशन में डाल दिया। चलिए यहाँ पर ये प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक नया प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखिए कि 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने व नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही। यही एक्चुअली अभी हमने प्रश्न में आपसे पूछा। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय चूंकि एक और वजह से खबरों में है। हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। इस वजह से ये खबरों में है। चूंकि यहाँ पर दो वजह है नालंदा विश्वविद्यालय का न्यूज में रहने का, तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। उन सभी में से मुझे एक इंपॉर्टेंट ये वाला लगता है कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। बिहार स्पेशल का जो पीडीएफ हमने दिया है, एक मास्टर पीडीएफ है जो आपको बीपीएससी वाले कोर्स में एप्लीकेशन पे मिलेगा। वहां पर इसको लेकर डिटेल जानकारी दी गई है, अलग अलग तरीके के प्रश्न आपको दिखेगा। देखिए बिहार में अगर हम बात करें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की, तो यहाँ पर समझिएगा कि पहला जो स्थल है वो महाबोधि मंदिर है, जो कि आपको ध्यान रखना ये बोध गया में है। 2002 में ये 23वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में, यानी कि भारत के 23वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसमें शामिल हुआ था। दूसरा स्थल नालंदा महाविहार है, जो कि 2016 में इसमें शामिल हुआ, भारत के 33वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में। अच्छा, वर्तमान में भारत में
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 43 स्थल शामिल है। 42 ही था, लेकिन रिसेंटली जो खास करके अहोम राजवंश का जो मोइदाम है असम में, वो खास करके जो मोइदाम मतलब कि खास करके एक दफन स्थल जो हजारों साल से दफन है, उसी को मतलब ये शाब्दिक अर्थ में परिभाषित कर सकते हैं। तो ऐसे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अब भारत के संदर्भ में देखें तो 43 स्थल इसमें शामिल है, जिनमें 2 बिहार में है। ठीक है, यहाँ पर ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो कंप्लीट सूची भी हमने आपके समक्ष रख दिया है कि भारत में विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है, आई होप आप यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको 14 दिख रहा है। पहला जो शामिल हुआ था, ये 3 शामिल हुआ था वर्ष 1983 में, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और आगरा का किला। ये 1900 अच्छा एक और भी है, ताजमहल उत्तर प्रदेश का 1983 में। ये सभी जो है, ये 4 जो स्थल है वो 1983 में इसमें शामिल हुआ था। तो यहाँ पर इस स्लाइड में 14 है, उसके बाद यहाँ पर 29 तक है और फिर आगे देखेंगे तो 43 तक। इसी में देखिए हमने बताया कि 22वें नंबर पर, 22वें नहीं बल्कि 23वें नंबर पर बोध गया, जो कि महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में शामिल हुआ। और अगला होगा 23वां और 33वां नालंदा महाविहार 2016 में। ये बिहार का स्थल है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो ये तो रह बात यहाँ पर भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची के बारे में। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और कैटेगरी आती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की। तो इसको लेकर भी जानकारी यहाँ पर है। इसमें रिसेंटली एक बदलाव भी आया, मतलब एक नया स्थल, एक नया इसमें शामिल भी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पूरी वो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। वैदिक जप की परंपरा 2008 में ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल होने वाला पहला है। अभी रिसेंटली गरबा नृत्य जो है गुजरात का 2023 में शामिल हुआ पिछले साल। तो इस वजह से ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले कोलकाता का जो दुर्गा पूजा महोत्सव है ये शामिल हुआ। और कुंभ मेला 2017 में, नवरोज 2016 में, योग जो है ये 2016 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न रह सकते, जानकारी पर्पज से याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नव प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट जो कि अगस्त 2024 में आई है, तो इसके अनुसार आयुष्मान कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल आया है। देखिए ये प्रश्न आपको अगस्त 2024 से संबंधित पूछा गया है। इसमें बदलाव होते रहते हैं, लेकिन अगस्त 2024 में जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर आपको ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत मतलब कि आयुष्मान कार्ड बनवाने में अव्वल जो जिला रहा वो बिहार का अरवल जिला रहा। तो बिहार का अरवल जिला रहा है। एक बात ये भी आप लोग जानते होंगे कि बिहार में जो जिलों की अगर हम बात करें तो 38 जिले हैं और सबसे नवीनतम जो जिला है वो अरवल ही है। अब यहाँ पर चलिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, प्रश्न थोड़ा सा कठिन होगा। किस जिले को विभाजित करते हुए अरवल जिला को मतलब अरवल जिला अस्तित्व में आया था? किस जिला के विभाजन के परिणाम स्वरूप अरवल जिला अस्तित्व में आया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है। अच्छा यहाँ पर एक जानकारी मैं आप सबको को दे दूं, जो कि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत समय से संचालित हो रही है। 2018 में झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। रिसेंटली बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है, जो कि उसी के तर्ज पर संचालित होगी। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला 10वां प्रश्न है कि 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बताएं कि इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खास करके सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति बिहार कैबिनेट बैठक में दी गई है। कब दी गई? तो 21 अगस्त 2024 को। और इसके लिए जो प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है राशि की, ये राशि है 85 करोड़ 23 लाख रुपये। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति किस राज्य की कैबिनेट बैठक में दिया गया? तो बिहार। और कब दिया गया? 21 अगस्त 2024 को। यहाँ पर वही जानकारी लिखी गई है। 21 अगस्त 2024 को राज्य कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 31 एजेंडों पर मोहर लगी है और इस बैठक में सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई और इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक अलग पहचान मिलेगी। दरअसल ये कैसे संचालित होगी आप यहाँ पर देखेंगे कि हर परिवार और उसके सदस्यों का एक यूनिक नंबर या फिर एक आईडी बनेगा और इसी के जरिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा और इससे सरकार यह ट्रैक कर सकेगी कि कौन सा व्यक्ति किस योजना का कितना लाभ उठा रहा है या फिर उस व्यक्ति को लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है।
ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। साथ ही नागरिकों को अभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो जाएगा। ये चीज़ें खास करके प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यही वजह है जिसको लेकर खास करके इस तरह का पहल किया गया है। और आपको ध्यान रखना है इसके तहत लोगों को एकीकृत पोर्टल से लोक सेवाओं को आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म बिहार वन तैयार किया जाएगा। जहां आम नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं व योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। खास करके जो सरकार योजनाएं चलाती है, संचालित करती है, आम लोगों को दूर दराज क्षेत्रों में खास करके जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं होती है और वो लाभ भी नहीं ले पाते हैं। जानकारी के अभाव में ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसी की दिशा में ये तैयार किया जाएगा बिहार वन। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके लिए 85 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति 21 अगस्त को प्रदान की गई है कैबिनेट बैठक में। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको इससे संबंधित सोशल रजिस्टर से संबंधित ध्यान रखना है। चलिए, या फिर इस कैबिनेट बैठक से संबंधित ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है। तो देखिए, बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी इसी कैबिनेट बैठक में जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, तो बिहार सरकार ने ही दिया। दरअसल थैलेसीमिया जो बीमारी है ये ब्लड से संबंधित है, शरीर में ब्लड बनने नहीं देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे मंजूरी अभी बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। चलते यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यही सब जानकारी यहाँ पर लिखी गई थैलेसीमिया के बारे में। देखिए, यहाँ पर एक बात आपको ये समझना है, जो मंजूरी दिया गया है, अब इस ये तो जानकारी यहाँ पर है ही कि इसके तहत देखिएगा, तो इसके तहत बिहार स्वास्थ्य विभाग व वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज संयुक्त रूप से बिहार के 12 वर्ष से कम उम्र के 2006 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेगा और इस पर होने वाले संपूर्ण खर्च का जो वहन है ये बिहार सरकार करेगी। और इसी के लिए मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी गई 21 अगस्त 2024 को। अच्छा, एक से ये समझिएगा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में 2400 रोगी थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, जिनमें 12 वर्ष से कम उम्र के 2006 बच्चे हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर फिर भी जानकारी पर्पज से हम ये चीज़ बतला रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। यहाँ पर देखिएगा, एक जो पॉइंट हमने लिखा है कि 12 वर्ष से कम उम्र के 2006 बच्चे हैं। दरअसल बोन मैरो ट्रांसप्लांट 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ही किया जाता है। वो मतलब सफलतापूर्वक होता है। उसके बाद मतलब इससे अगर अधिक उम्र होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, करना भी आसान नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। दरअसल थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बार बार खून चढ़ाने से लीवर खराब हो जाता है या फिर हार्ट फेल्योर होता है। तो इसी बीमारी का अस्थायी जो निदान है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। एक जो खास करके अस्थायी जो सॉल्यूशन है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और इसी चीज को संचालित करने की दिशा में ये मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दिया गया है। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया, बाल, जैसे कि ये शब्द से भी आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का इसमें है जो खास करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है और इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने हाल ही में अगस्त 2024 में पटना, जो कि पटना के अंतर्गत नौबतपुर और बिहटा का दौरा किया है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो खास करके बात है इसकी, अगर हम बात करें तो बहुत जगहों पे इसकी खास करके सराहना हुई है। जो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आप इस प्रकार से ले सकते हैं, जब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था तब से लेकर अब तक खास करके 65 वर्षों के इतिहास में ये जानकारी आपको दिया गया है, कभी भी बिहार की बिजली कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई थी। रिसेंटली प्रॉफिट में आई, प्रॉफिट था 200 करोड़ से अधिक का। और यही एक वजह है जो कि अलग अलग राज्यों से मतलब राज्य खींचा चले आता है कि मतलब किस प्रकार से संचालित होती है, क्योंकि ये जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं एक शब्द प्रयोग किया गया प्रीपेड, यानी कि प्री मतलब पहले, पेड मतलब भुगतान, यानी कि पहले भुगतान कीजिए तभी जाके आपको सेवा मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझना, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क जो हम लोग खास करके नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जो सिम होता है वो सभी प्रीपेड ही होता है। पहले रिचार्ज करते हैं उसके बाद सर्विस मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी को समझने के लिए केरला से एक टीम पटना बिहार में नवतपुर और बिहटा का दौरा किया था। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, अभी करंट अफेयर्स वाले सीरीज में रिसेंटली 2-3 दिन में हमने 1 से 2 दिन में हमने आपको ये बतलाया था
कि जो बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना है, खास करके जिसमें जीविका द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाती है, उसे समझने के लिए रवांडा से, जो खास करके पूर्वी अफ्रीकी देश है रवांडा, वहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल बिहार का दौरा किया, खास करके नालंदा जिला का जो हरनौत जो प्रखंड है उसका दौरा किया है। ये बातें आपको बतलाया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि गोपालगंज बिहार में यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों से पुलिस ने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला है या फिर प्राप्त हुआ है। बताएं कि कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जो है ये कितना है। देखिए कैलिफोर्नियम इस वजह से खबरों में है, यहाँ पर हमने डायरेक्टली पूछ लिया कि कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या है 98। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर जो कैलिफोर्नियम की बात हो रही है बहुत ही महंगी है। देखिए यहाँ पर वही सारी चीजें लिखा गया है। ये जब्त जो किया गया, कहाँ पे किया गया, आपको ध्यान रखना है, गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के यूपी बिहार बॉर्डर पर बलथरी चेकपोस्ट के पास पुलिस ने 3 तस्करों को दबोचकर ये 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम जब्त किया है। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की जो कीमत है वो 850 करोड़ रुपए है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ये महंगी खास करके ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, बहुत महंगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैलिफोर्नियम का जो खास करके रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CF। ये कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यानी कि वो पदार्थ जो कि प्राकृतिक रूप से धरती पर मौजूद नहीं है या फिर नहीं मिलते हैं, इसे इंसानों द्वारा लैब में बनाया जाता है। और कैलिफोर्नियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 98 है और यह पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइट सीरीज का सदस्य है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपको मैं आगे जानकारी दूंगा एक्टिनाइट और लेंथेनाइट सीरीज के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहली बार कैलिफोर्नियम एलिमेंट को 1950 के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की एक टीम ने बनाया था और इस पदार्थ का नाम अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया और उसी यूनिवर्सिटी के नाम पर रख दिया गया कैलिफोर्नियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 98, रासायनिक सूत्र है CF। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है। अभी हमने आपको बताया कि जो ये एलिमेंट की जो हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्नियम की, ये पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइट सीरीज का सदस्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो सीरीज है ये एक्टिनाइट और लेंथेनाइट का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में जो 98 आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये आपको दिखेगा कैलिफोर्नियम, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, कई बार मतलब रेयर केस में आपको देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर 14वां नंबर प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। देखिए ये प्रश्न हमने पहले भी एक बार आपको बताया है, पुनः से 2024 में ये खबरों में है। अब यहाँ पर किस अधिनियम के तहत ये पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है, तो अधिनियम 1950 एक्ट 1950 के तहत ये पंजीकरण कराना यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना ये अनिवार्य किया गया है। अतः विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसे इसका जो उद्देश्य है यहाँ पर तो वो जानकारी लिखी ही गई है, लेकिन इसके उद्देश्य की बात करें तो रजिस्टर मंदिरों, मठों और ट्रस्ट की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक रहे ताकि गलत तरीके से इसकी बिक्री या फिर खरीद करने वालों पर एक्शन लिया जा सके। इसी वजह से ये पहल किया गया है और भारत में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह की पहल की गई है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अच्छा रजिस्ट्रेशन को लेकर बात करें तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में फिलहाल लगभग 2512 गैर पंजीकृत मंदिर, मठ आदि हैं, जबकि 2499 रजिस्टर्ड मंदिर है और इनमें सबसे ज्यादा गैर पंजीकृत जो मंदिर और मठ है वो वैशाली में है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मंदिरों की बात हो रही है तो चूंकि यहाँ पर ये हमने इस सीरीज में आपको बतलाया है, पुनः से एक बार हम आपको जानकारी दे दें कि इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बने इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। स्वामी नारायण मंदिर इसे कहा जाता है। इसका उद्घाटन वैलेंटाइंस डे के दिन जो आप लोग मनाते हैं 14 फरवरी, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 फरवरी 2024 को उद्घाटन किया गया। और संयुक्त अरब अमीरात में ये इस्लामिक देश है और इस देश में कोई मंदिर स्थापित हुआ, ये पहला मंदिर है यहाँ पर, ये आपको ध्यान अवश्य रखना है। मंदिरों की बात हो रही है तो 2-3 पॉइंट मुझे यहाँ पर और भी बताना आपको जरूरी लगता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया है। ये बहुत ही खबरों में रहा है, बहुत ही चर्चा का विषय रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 250 एकड़ में फैले इस विशाल संरचना की नींव 1995 में रखी गई थी और इसका निर्माण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की नागर शैली के तहत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ रही हैं, जिनमें कि नागर, द्रविड़ और एक है बेसर। देखिए नागर शैली की बात करें तो नागर शैली का उत्तरी भारत और द्रविड़ शैली का दक्षिणी भारत में उदाहरण देखने को मिलता है। ये जो मंदिर निर्माण की शैली है, जो कि नागर, द्रविड़ और बेसर की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से प्रश्न बने, इसको समझिएगा। मुख्य रूप से नागर शैली का जो उदाहरण है उत्तरी भारत में देखने को मिलता है, जबकि द्रविड़ शैली का उदाहरण दक्षिणी भारत में मिलता है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के मध्य जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, दोनों शैलियों का मिश्रण जो देखने को मिलता है, उसे ही हम बेसर शैली कहते हैं मंदिर निर्माण की। ठीक है। देखिए 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, वो मंदिर भी नागर शैली पर ही आधारित है। आप यहाँ पर राम मंदिर को तस्वीर में देख सकते हैं। ये मंदिर भी आपको ध्यान रखना नागर शैली पर ही आधारित है, इसी पर बना है। देखिए नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो नागर शैली मुख्यतः 7वीं शताब्दी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इसे हल्के मत लीजिएगा। देखिए यह पल्लव काल में यह शुरू हुई थी और चोल काल में यह शैली अधिक विकसित हुई, यानी कि अधिक फली फूली। इस शैली में मंदिर का निर्माण एक बड़े चबूतरे पर किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो एरिया आपको ये जो ब्लैक कलर का इस तरह का आपको दिख रहा है, समझिए कि ये आपका चबूतरा ही है इसमें। ठीक है, इसी पे बड़े चबूतरे पर इसका निर्माण किया जाता है। आप राम मंदिर वाले में आई होप दिख रहा होगा, यहाँ पर भी देखिए दिख रहा है, एक बड़े चबूतरे पर इसका निर्माण किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया कि इसके साथ ही मंदिर का मुख्य गर्भगृह जिसके ऊपर शिखर होता है, मुख्य गर्भगृह जिसके ऊपर ये शिखर होता है, यहाँ पर ये जो संरचना है इसे शिखर कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि शिखर के ऊपर होता है आमलक। शिखर के ऊपर जो होता है, ये जो संरचना होती है ऐसे वाला संरचना, यहाँ पर देखिए राम मंदिर में भी आपको दिखेगा ये वाला, आई होप अगर आपको दिख रहा है, ये आमलक कहलाता है। फिर आमलक के ऊपर कलश देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए आमलक के ऊपर कलश देखने को मिल रहा है और कलश के साथ एक ध्वज भी लगाया जाता है। यहाँ पर ध्वज नहीं लगाया गया है। इस संरचना में देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है आमलक, ये है शिखर और ये कलश है और कलश के ऊपर होता है ध्वज। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कलश के ऊपर क्या होता है, ध्वज होता है। देखिए यहाँ पर आगे लिखा गया कि नागर शैली के बने कुछ मंदिरों की अगर हम उदाहरण की बात करें तो लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा भुवनेश्वर में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कोणार्क उड़ीसा में, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान और सोमनाथ मंदिर गुजरात, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें से ये पूछा गया आपके बीपीएससी एग्जाम में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो आबू पर्वत राजस्थान में है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आबू पर्वत एक्चुअली ये आबू पर्वत राजस्थान में, यही प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खबरों में रहा सिद्धेश्वर मंदिर बिहार जो कि बराबर की पहाड़ियों में अवस्थित है, बताएं कि बराबर गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा आजीवक तपस्वियों के लिए कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि सम्राट अशोक। और ये भी प्रश्न जो यहाँ से हमने लिखा है कि बताएं कि बराबर गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय या फिर आजीवक तपस्वियों के लिए किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा। और आपको बता दूं ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। दरअसल यहाँ पर भगदड़ मची थी कुछ समय पहले, खास करके इसी वजह से। यहाँ पर मंदिर आप लोग देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना बराबर की पहाड़ियों पर। अब भगदड़ के कारण ये चूंकि खबरों में था और इसी को लेकर ये प्रश्न यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। 12 अगस्त को भगदड़ हुआ था जिस वजह से ये खबरों में है। देखिए ये बराबर की पहाड़ियों में स्थित अति प्राचीन गुफा में भगवान शिव का मंदिर है, जो कि सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से मशहूर है। इस मंदिर में मगध के महान सम्राट अशोक के समय के शिलालेख भी मौजूद हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं और इसे मगध साम्राज्य का हिमालय की संज्ञा दी गई है। इस पर्वत की अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य की हिमालय की संज्ञा इसे दी गई है। देखिए सम्राट अशोक की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश था और हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी ये बिंबिसार द्वारा किया गया था। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा बिहार की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सोमेश्वर किला, ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको ध्यान रखना है, जो समुद्र तल से लगभग 880 फीट, अगर हम 880 मीटर, लेकिन अगर हम फीट में बात करें तो 2887 फीट इसकी ऊंचाई है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है कि 16 नंबर अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रवि दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। बताएं कि इस पर बिहार सरकार कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है। अब राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 40.86 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार के अनुसार बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत दिनों ने बल्कि बहुत सालों से घोषणाएं हो रही थी, लेकिन ये बिहार के जो वर्तमान में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इनकी तरफ से एक बयान आया है कि ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। ठीक है, तो उसी आधार पर ये प्रश्न यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा। 289 एकड़ पे बनेगा, 1500 करोड़ की लागत से बिहार के अररिया जिले में। एग्जैक्ट अगर वो प्लेस पूछे तो बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में जो अगस्त महीने से संबंधित था बिहार का करंट अफेयर्स, इसमें 17 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपने संग्रह देखा। पूरी डिटेल जानकारी आपको हमने यहाँ पर दिया और हमने शुरू में ही बताया था कि अपेक्षाकृत प्रश्नों की संख्या कम है, क्योंकि जो बिहार से संबंधित घटनाएं हैं वो थोड़ी कम है। ऐसे तो बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन वो सारी चीजें पढ़ के आपको समय बर्बाद नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित रहिए, यही सारी चीजें एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। अच्छा, ये तो रहा बात यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स का, लेकिन इसमें नेशनल और इंटरनेशनल सहित जो इसका ई बुक है, जो पीडीएफ है, आप एप्लीकेशन से जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और आपको बतला दूं कि रिसेंटली जो सितंबर महीना जैसे समाप्त होती है, वैसे एक बिहार स्पेशल का एक मास्टर पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। जनवरी से लेकर के, मतलब जनवरी 2023 से लेकर अब तक का, जनवरी 2023 पिछले साल से लेकर सितंबर 2024 तक का एक मास्टर पीडीएफ होगा, बड़े सेट का पीडीएफ होगा। उसे अच्छी तरीके से 2 से 3 दिन समय देकर पूरी तरह से उसको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, बस उसको रिवीजन देना है। अच्छा, जो लोग अभी तक हमारे मटेरियल को नहीं पढ़े या फिर उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो एक काम कीजिएगा, 2024 वाला सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। पूरा उसको पढ़ लीजिएगा सितंबर तक का, फिर उसके बाद 2023 में जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत वहां से हेल्प होगी। अच्छा, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं, आप अभी हम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमने बताया है कि इस कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं बीपीएससी वाले, तो इसमें तमाम मटेरियल आपको मिलेगा आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्प यहाँ पर करने वाला है। इस तरह की मटेरियल आपको इतनी कम फी पर, नाम मात्र की फी पर कहीं नहीं मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी में आपका टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स का पैकेज है, और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आप इसी आईडी से, जो मोबाइल का आपका आईडी पासवर्ड होगा, उसी से हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करके टेस्ट भी दे पाएंगे। एक प्रकार का रियल टाइम टेस्ट का फील ले पाएंगे कि किस प्रकार से टेस्ट होता है। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका टेस्ट का सोल्यूशन का पीडीएफ भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप हमने यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। अच्छा, एक बात और, अगर आप इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, जैसे कि जुलाई हो गया, जून हो गया, ये तमाम खास करके 2024 वाला वीडियो, जो मंथली वीडियो है करंट अफेयर्स का, उसे जरूर देख लीजिएगा। हमारे कहने पर आपको जरूर देखना चाहिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।